अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। बेनज़ीर भुट्टो की सिक्योरिटी में मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा किया गया। हेराल्डो मुनूस की किताब गेटिंग अवे विद मर्डर में इंकशाफात। बलोचिस्तान के अवाम कल अपनी बल्दियाती नुमाइंदों का इंतखाब करेंगे। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात कब होंगे? हुकूमत आज फिर लापता अफराद को सुप्रीम कोर्ट में पेश करने में नाकाम। मजीद मोहलत मिल गई। आप ये ना समझें खेल खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट कल बलोचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं और वो भी जमाती बुनियादों पर। 9 साल के बाद अवाम अपने नुमाइंदे चुनेंगे जो ग्रास रूट लेवल पर उनके मसाइल को हल करेंगे। पाकिस्तान का आइन ये कहता है आर्टिकल 140A के तहत जो इख्तियारात हैं एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल वो डिवॉल्व करने होंगे, अवाम की सतह पर देने होंगे, उसके तहत इलेक्शन कराए जा रहे हैं। लेकिन अजीब इत्तफाक है, अजीब बात है, बलोचिस्तान को कहा जाता है कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत बुरी है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर इस हवाले से क्या सराइयाँ भी हैं हमारे मुल्क में, लेकिन वहाँ की हुकूमत ने तो बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद कर दिया। लेकिन सूबा सिंध और पंजाब और KPK में अभी तक जो इंतज़ामिया है वो इस गैर यकीनी का शिकार है। तारीखें नहीं दी जा रही और ये कहा जा रहा है कि इंतज़ामात वहाँ पर नहीं हैं। आज चलते हैं हम कोयटा में और बात करते हैं। वहाँ पर हमारे साथ हैं मीर हासिल बजंजो, हमारे ब्यूरो चीफ इरफान सईद और शाहज़ैन बुगटी भी हमारे साथ होंगे। उनसे जानते हैं कि किस किस्म की तैयारी है और क्या होगा, क्योंकि कल जो इंतखाबात हो रहे हैं बताया जा रहा है कि उसमें तकरीबन टोटल जो सीट्स हैं वो 7190 हैं, लेकिन 2509 जो सीट्स हैं उनका अनअपोज्ड फैसला हो गया है और नुमाइंदे मुंतखब हो चुके हैं। और अब कल जो कंटेस्टिंग सीट्स हैं बताया जा रहा है कि वो 4168 सीट्स हैं। चलते हैं अब वहाँ पर बलोचिस्तान में। बजंजो साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बयान कीजिएगा, आपका सूबा तो कहा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर बड़ा इशू था, लेकिन आप इलेक्शन करवाने जा रहे हैं। किस तरह के इंतजामात हैं, किस तरह से आप देखते हैं? और ये भी बयान कीजिएगा कि क्या वो लोग जो नाराज थे, खफा थे, कौम परस्त जो हैं, वो भी इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं? सर थैंक यू वेरी मच, मुझे आपने मौका दिया। पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूं कि जब हमने इलेक्शन लड़ा था तो हमने ये हमारी मंशूर का हिस्सा था कि अगर हमें हुकूमत मिली तो बल्दियाती इलेक्शन हमारी पहली प्रायोरिटी होगी। और बीइंग ए पॉलिटिकल पार्टी हमने उसमें ये भी लिखा था कि हम किसी ऐसे इलेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो जमायती बुनियादों पर नहीं होंगे। तो हमने हमारे सामने ये तमाम मुश्किलात थी जिनका क्यासाराई हो रही थी। हमारे हुकूमत के सामने ये मुश्किलात थे, हमारे पार्टी के सामने मुश्किलात थे कि आया हम इलेक्शन में जाएं या न जाएं। हम समझते हैं कि इसको बहाना बना के कि जी हालात खराब है, इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए, तो हमें जहन में रखना चाहिए अफगानिस्तान में भी इलेक्शन होते हैं, फाटा में भी इलेक्शन होते हैं, दुनिया के बड़े वार एरियाज में इलेक्शन होते हैं। तो ये दुनिया में कभी बहाना नहीं बनना चाहिए। दिस इज द राइट ऑफ द कॉमन पीपल जो उसके सबसे पहले मिलना चाहिए। दूसरी जो आपका सवाल है कि जो जहां तक जो नाराज है वो नाराज इलेक्शन में हिस्सा तो नहीं ले रहे, मगर वो इस इलेक्शन को रोक रहे हैं। दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू स्टॉप दिस इलेक्शन। इस वक्त तक हमारी पार्टी के 4 आदमी 3 दिन पहले अगवा हुए थे जो अनअपोज इलेक्ट आए थे, 4 अगवा हुए हैं। वी आर फेसिंग दीज प्रॉब्लम्स, मगर हमने जो डिसीजन किया था पॉलिटिकली कि वी हैव टू गो फॉर इलेक्शन, हम इलेक्शन पे गए हैं। बजंजो साहब ये बयान कीजिएगा कि आपके सूबे में भी तो ये मामलात हो गए, लोगों की हल्का बंदियों का इशू होगा, वोटरों की रजिस्ट्रेशन का मामला होगा, क्योंकि जो दूसरे बड़े सूबे हैं पंजाब और सिंध वो तो इसी बुनियाद पर नहीं होने दे रहा है इलेक्शन। तो ये बयान कीजिएगा, आपके यहाँ भी थे? तो अगर थे तो किस तरह आपने इस मसले को इतनी जल्दी सॉर्ट आउट कर लिया? देखिए बहुत सी जगहों पे हल्का बंदियां असर न होनी थी, नहीं हुई हैं, कुछ इलाकों में हो गई थी। इस दौरान 2 साल में लोगों ने अपने हल्के ठीक किए थे, कुछ के रह गए हैं। मगर सवाल है कि इसी बुनियाद को अगर आप रख लेंगे तो आपको अगले 3 साल तक बल्दियाती इलेक्शन नहीं कर पाएंगे। अब आपने कहा कि आप खाना शुमारी मुकम्मल कर ले, खाना शुमारी पे इतराज आता है, उसके बाद मरदमशुमारी आएगी, मरदमशुमारी पे खुद एक कंट्रोवर्सी है। इस तरह जाने से
अगर ये जमायतें ये कहती हैं कि हम हमारे हल्के ठीक नहीं हुए है, खाना शुमारी सही नहीं हुई है, मर्दमशुमारी सही नहीं हुई है, तो वो फिर इलेक्शन तो अगले 3 साल तक भी नहीं हो पाएंगे। तो मेरे ख्याल में आपको बल्दियाती इलेक्शन में इन चीजों के पढ़ के क्योंकि ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, प्रोविंशियल डिसीजन था। अब सेंसेस किस तरह होते हैं, सेंसेस नहीं होते हैं, वो फेडरल सब्जेक्ट है। तो अब इनको अगर आप मिलाएंगे तो ये कभी आपस में मिल नहीं पाएंगे और आप कभी इलेक्शन नहीं कर पाएंगे। हमारे साथ ही रहिए, मैं शाहज़ीन भुगटी साहब भी हमारे साथ हैं, मैं उनको करता हूं गुफ्तगू में इन्वॉल्व। भुगटी साहब, आप इस सारे प्रोसेस को किस तरह से देख रहे हैं? देखें जी, इलेक्शन होना चाहिए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। जैसे डिस्ट्रिक्ट डेरा बुगटी में भी आप जानते हैं पिछली दफ़ा जनरल इलेक्शंस में किसी को जाने नहीं दिया, इस दफ़ा ज़ाहिर है वहाँ सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि बलूचिस्तान में जो भी आदमी जिसे आवाम वोट दे के सामने लाए उसको हम भी एक्सेप्ट करें और हर कोई एक्सेप्ट करे। और हमारी ख्वाहिश है और हमारे भाई ने वहाँ डिमांड किया था कि आर्मी की ज़ेर निगरानी इलेक्शन हो और जिस तरह की भी नताइज होंगे हम सब उसे कबूल करेंगे। लेकिन अभी आपने बजंजो साहब को सुना कि वो बहुत सारे लोग जो नाराज़ हैं और ये उम्मीद की जा रही थी कि जो प्रोसेस होगा रिकन्सिलिएशन का उनको भी इस पॉलिटिकल प्रोसेस में शामिल किया जाएगा, वो तो अभी तक खफा ही हैं। तो जो फिर एक बुनियादी मसला है बलूचिस्तान का, वो आप नहीं समझते जो सियासी मसला है वो वहीं पर वैसे ही है? समी साहब, जहाँ तक नाराज़ लोगों की बात है, नाराज़ लोगों का स्टांस कुछ और है। मैंने पहले भी अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड्स को, पिछली दफ़ा जो साबका सदर जरदारी साहब थे, मियां नवाज शरीफ साहब को, सबको हमने ब्रीफ किया और बताया कि बलूचिस्तान में वो कहते हैं कि हम आज़ादी चाहते हैं, वी डू नॉट वांट दिस नेशन। दूसरी तरफ बलूचिस्तान में हम कहते हैं पाकिस्तान के बाउंड्रीज़ में रहते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हुए हम अपने हकूक़ चाहते हैं। अब बलूचिस्तान में कुछ सारी चीज़ें थी वो आहिस्ता आहिस्ता मियां नवाज शरीफ के इक़्तिदार में आने के बाद, डॉक्टर अब्दुल मालिक के इक़्तिदार में आने के बाद बेहतर हुई। बलूचिस्तान में मैं आपको बताता हूँ, हमने ये सबसे पहले कहा कि सबसे पहले लोगों ने कहा कि फेडरल गवर्नमेंट क्या करे, मैंने कहा आप एतमाद साजी करें। बोला कैसे? हमने 8 पॉइंट्स दिए, उसमें से आप देखें कंटोनमेंट्स कैंसिलेशन हुई, नंबर 2 नो गो एरिया का ख़ात्मा हुआ डेरा बुगटी का, तीसरी वहाँ से फोर्सेस काफ़ी हद तक विड्रॉ हो चुकी हैं। इसी तरह 5 और चीज़ें, और हम उम्मीद रखते हैं वज़ीर आला बलूचिस्तान और मियां नवाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह वो भी बहुत जल्द हल करेंगे। एक माहौल बने कि वो बातचीत कर सकें। जो नाराज़ भाई हैं वो तो डायरेक्ट इलेक्शन प्रोसेस में नहीं आएंगे। अदर देन दैट इलेक्शन प्रोसेस को आप रोक भी तो नहीं सकते ना। बाकी लोग जो इलेक्शन में जाना चाहते हैं उनका बुनियादी हक है, आप इलेक्शन करवाएं। अगले अगर वो भाई आते हैं तो उसके बाद देयर इज़ ऑलवेज द नेक्स्ट टर्म। मतलब ऐसा तो नहीं है कि ये आखिरी इलेक्शन है, इंशाअल्लाह आगे भी इलेक्शन होते रहेंगे, उनको भी मौका मिलेगा अगर वो प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ये हालात साजगार हों और इसमें खुदा करे कि मियां नवाज शरीफ साहब भी इनिशिएटिव लें और डॉक्टर अब्दुल मालिक भी बहुत अच्छा बलूचिस्तान में कर रहे हैं। और हम उम्मीद रखते हैं जिस तरह की भी गवर्नमेंट अगर हमारा साथ और हमारे कबीले की तरफ से जो भी चाहें, हम गवर्नमेंट के साथ देने के लिए तैयार हैं। फॉर दिस कंट्री साथ रहेंगे। शाहज़ीन साहब आप भी हमारे साथ रहें, हासिल बजंजो साहब आप भी हमारे साथ रहें। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हम हमारे अपने ब्यूरो चीफ से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि इस वक्त क्या वहाँ पर माहौल है, लोग किस कदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और फिर सिक्योरिटी का क्या बंदोबस्त किया है, क्योंकि वो लोग जो इलेक्शंस नहीं चाहते वो भी तो यकीनन कुछ ना कुछ करने की तैयारियों में मसरूफ होंगे। लेकिन इस पर हम गुफ्तगू करेंगे एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बात हो रही है बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात की। कल पोलिंग होगी और अब हम चलते हैं अपने ब्यूरो चीफ इरफान सईद की जानिब। इरफान, ये बताइएगा कि क्या सेंटिमेंट है वहाँ पर, क्योंकि एक आम तासुर ये है कि सियासी हुकूमतें जो हैं वो डिलीवर नहीं कर सकी पहले 6 महीने में आवाम को, और लोग को बहुत ज़्यादा पुरुमीद नहीं है। इस वक्त क्या सूरत हाल है? कुछ आवाम में जोशो खरोश है? कल पोलिंग जो है टर्न आउट कैसा देखते हैं आप? शुक्रिया समी इब्राहिम साहब। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान में जिस तरह बल्दियाती इंतखाबात मुल्क में
मकसद सबसे पहले बलूचिस्तान में हो रहे हैं, ये सबसे बड़ी खुशाइन बात है। जमहूरियत की तरफ ये पहला कदम है कि लोग अब अपने ग्रास रूट लेवल पर नुमाइंदों का इंतखाब करेंगे। जहाँ तक आपने गहमा गहमी की बात की, तो एक अफसोसनाक सूरत हाल हमें गुज़श्ता कई दिनों से नजर आ रही है कि बलूचिस्तान में जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टियों को किरदार अदा करना चाहिए था बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, वो हमें कम दिखाई दिया। लोग जो थे अपनी मदद आपके तहत ही अपनी मुहिम चलाते रहे। पॉलिटिकल पार्टियों की संजीदगी का अंदाजा इस बात से लगाएं कि पीपल्स पार्टी, जिसको हम कहते हैं एक बड़ी पार्टी है, उसने सिर्फ बलूचिस्तान में सिर्फ 9 उम्मीदवारों को अपने पार्टी टिकट जारी किए। इसी तरह मुस्लिम लीग नून जो हुकूमती जमात है वो भी इख्तलाफात का शिकार रही। सूबाई क़यादत की जानिब से कोई वाज़ेह तौर पर इसका ऐलान नहीं किया गया कि उनके उम्मीदवार कौन कौन से होंगे। कई कई हलकों में कई उम्मीदवार पार्टियों के उम्मीदवार खड़े हुए थे और दस्तो गिरबा भी होते रहे। हमने देखा गुज़श्ता दिन इख्तलाफात भी इनके खुलकर सामने आए। तो पॉलिटिकल पार्टियों को चाहिए था कि इसके लिए बिल्कुल बाकायदा तरीके से एक होमवर्क करती और अपने उम्मीदवारों को, मजबूत उम्मीदवारों को सामने लाती। लेकिन अब चूंकि वक्त बहुत कम रह गया है, कल इंतखाबात होने जा रहे हैं। गहमा गहमी की जहां तक आपने बात की, तो अवामी तौर पर तो लोग हैं इस फील्ड अपना ग्राउंड पे कर रहे हैं काम, उम्मीदवार भी लगे हुए हैं। लेकिन उम्मीदवारों को सबसे ज्यादा मुश्किलात का सामना ये करना पड़ा है कि इस अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र उनको अपनी इंतखाबी मुहिम है उसको चलाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। बलूचिस्तान कोयटा की अगर हम बात करें, कोयटा में तो इतने खास कोई वाक़यात रूनुमा नहीं हुए, लेकिन सूबे के जो बलोच एरिया वहाँ पर उम्मीदवारों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उनके यही गिला अक्सर करते दिखाई दिए कि उनकी अच्छा, ये बयान कीजिए, ये इरफान आपका पॉइंट आपने बड़ा वाज़े तौर पर बताया कि जो ग्रास रूट लेवल पर लोगों की पार्टिसिपेशन कम है, उम्मीदवार जो हैं वो तो बिल्कुल हरकत में है और शायद सियासी जमातों ने वो नहीं किया जो उन्हें किया जाना चाहिए था। अमन अमान के हवाले से आपने बात की, सिक्योरिटी कल किस तरह से प्रोवाइड की जा रही है, जो इस वक्त सूरत हाल है, जो सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया गया है, आप समझते हैं काफ़ी और बेहतर इंतजाम हुए हैं? सभी से बिल्कुल इस हवाले से सिक्योरिटी के हवाले से जो अरेंजमेंट्स किए गए हैं, जो आज भी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से प्रेस ब्रीफिंग में भी बताया गया है कि तकरीबन 54,000 सिक्योरिटी एहलकार पूरे सूबे में तैनात होंगे। ख़ासतौर पर जो हसास जो तरीन इलाके जो करार दिए गए, जिनमें तो खुजदार है, कल्लात है, मस्तूंग है, वाशुक है, पंजगूर है, गवादर है, इन एरियाज को हसास तरीन करार दिया गया है। यहाँ पर फौज की खिदमात भी हासिल की गई हैं। 5,000 से ज़ायद फौज के एहलकार जो मुख्तलिफ एरियाज में अब इलेक्शन की सिक्योरिटी पर तैनात होंगे। इसके अलावा FC, पुलिस और लेवीज भी अपनी ड्यूटियां सर अंजाम देंगे। 54,000 मैंने आपको बताया कि इस वक्त बलूचिस्तान भर में इलेक्शन की सिक्योरिटी पर एहलकार तैनात होंगे। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी के हवाले से लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो काफ़ी हद तक दूर हुए। इसके अलावा ये भी बताया गया कि हेलीकॉप्टर्स के जरिए भी सर्वेलेंस की जाएगी, लोगों की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। खासतौर पर वोटर को निकालने के लिए जिस तरीके से उम्मीदवार जाएंगे और उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के तमाम तरह अरेंजमेंट्स मुकम्मल कर लिए गए। अच्छा, हमारे साथ ही रहिए। बजंजो साहब, आपसे ये पूछूंगा कि अभी आपने सुना इरफान सईद ये कह रहे थे कि सियासी जमातों को जो किरदार जिस तरह अदा करना चाहिए था, मजबूत उम्मीदवार देने चाहिए थे, वो इस किस्म की गहमा गहमी नजर नहीं आ रही। इसमें से एक तो यह है कि बलूचिस्तान में तो मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में पहली दफा है कि हम बल्दियाती इलेक्शन पॉलिटिकल बुनियादों पे कर रहे हैं। कभी बलूचिस्तान में सियासी बुनियादों पे बल्दियाती इलेक्शन थी। दूसरी बात है कि वहाँ जो मेजर जमायतें जो इस वक्त असेंबली में हैं, जिसमें नेशनल पार्टी है, जिसमें आपका JUI है, और भी पार्टी है, ये अपनी तरफ से देने की कोशिश कर रहे हैं। मगर मुझे मैं पता नहीं क्यों जो मेजर पार्टीज हैं, नून हो गया या पीपल्स पार्टी हो गया, वो क्यों इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। मतलब इस वक्त जो है ना PNP मैंगल हो गया, नेशनल पार्टी हो गई, पख्तूनख्वा पार्टी, JUI, जो यहाँ की मेजर पार्टी तो तकरीबन इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में एक मुश्किल आ जाती है कि ये लोग पूरा साल जब हुकूमत में होते हैं, एक जमायत को ओन करते हैं, जब बल्दियाती इलेक्शन होते हैं तो ये इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। इस वक्त बहुत से जगहों पे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के जो मरकज में तो वो पार्टी के लीडर हैं, पार्टी में है, मगर लोकल बॉडीज वो जो है मुख्तलिफ निशानों पे लड़ रहे हैं। ये इनका अभी अपना सिस्टम है जो हमारी समझ में नहीं आता। मगर जो पॉलिटिकल पार्टीज है, हम कोशिश कर रहे हैं
हालांकि हमें तो सबसे ज्यादा मुश्किल एरियाज वो हैं जो हमारे गले में पड़ी हैं, जिसकी कहा जाता है कि जी लोगों ने कागजात जमा नहीं किए। बिल्कुल सही है कि बहुत से ऐसे इलाके हमारे हैं जो हमारा जोन ऑफ इन्फ्लुएंस है, वहाँ लोग घर से जमा नहीं कर पाए हैं, मगर फिर भी हमने उन तमाम इलाकों में जो मेजर सिटीज है, आपका तुरबत हो गया, आपका खुलदार हो गया, कलात हो गया, मस्तंग हो गया, फिर लोरलाई, पशीन, चमन, इन तमाम मेजर सिटीज में इलेक्शंस हो रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ से रहिए बजौजा साहब। शाहज़ैन साहब, ये एक जो चीज़ आ रही है सामने कि शायद लोगों की पार्टिसिपेशन ना होने की एक वजह यह भी है कि लोगों की जो तवक्कुआत हैं, जो उम्मीदें हैं, वो हुक्मरानों से पूरी नहीं हुई। तो ये जो ट्रेंड है, अगर अवाम आइसोलेट हो जाए प्रोसेस से, तो फिर तो ये जो सारा निज़ाम हुकूमत, जमहूरियत जिसको हम कहते हैं, आप नहीं देखते कि इसको एक ख़तरा लाहक हो जाएगा? क्योंकि अवामी एतमाद तो इसको चलाने के लिए नहायत ज़रूरी है। देखें, हम उम्मीद रखते हैं कि इस दफ़ा अब्दुल मालिक साहब एज़ वज़ीर आला बलूचिस्तान, उनके निगरानी में, और मरकज़ में मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, इन सब के होते हुए, और बलूचिस्तान में अगर आर्मी, रेगुलर आर्मी के होते हुए इलेक्शंस हों, और हम उम्मीद रखते हैं कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन हों, तो इंशाअल्लाह अगर लोगों को ये उम्मीद हो कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे तो लोग इसमें भरपूर पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा इरफान, एक वक्त कम है, लेकिन आपसे एक सवाल ये कि जो उम्मीदवार हैं, जिस वक्त उन्होंने कैंपेन की है, जमाती बुनियादों पर इलेक्शन है, तो मंशूर के हवाले से बात कर रहे हैं या क्या बिल्कुल प्योरली जो मकामी मसाइल हैं और वो ज़्यादा बड़ा एक फैक्टर होंगे? वहाँ पर भी वो जो एक ट्राइबलिज्म और बिरादरी और ज़ात पात, वो फैक्टर इस दफ़ा देखते हैं आप इलेक्शन में? बिल्कुल, मंशूर की जहाँ तक आपने बात की, बड़ी सियासी जमातें और यहाँ पे कौम परस्त सियासी जमातें, इनके वाजिया मंशूर हैं। लेकिन जहाँ तक आपने बात की बल्दियाती इलेक्शन में, तो यहाँ पर जो लोगों के जो छोटे छोटे मसाइल है, जिस तरह मैं कोयटा के अभी आपको मिसाल दूँ, यहाँ पर पीने के पानी का मसला है, यहाँ पे सीवरेज का सबसे बड़ा मसला है, यहाँ पे सड़कों की बुरी हालत है। तो ये वो छोटे छोटे मसाइल है, गैस प्रेशर की कमी का लोग अक्सर गिला करते हैं। तो ये छोटे छोटे मसाइल है जिनकी यकीन दहानी कराई है उम्मीदवारों ने कि हम इनको आकर ग्रास रूट लेवल पे जो नुमाइंदे हैं वो जाके इन मसाइल को हल करेंगे। जहां तक बड़ी पार्टियों के मंशूर की बात है, मंशूर हमें कहीं पे नजर नहीं आया। ब्रादरीज्म भी नजर आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पर कबायलिज्म भी नजर आ रहा है हमें। लेकिन यहाँ पर जो लोगों की जो मसाइल है, लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा मसला इस वक्त बलूचिस्तान का है। जहां पर भी उम्मीदवार खड़े हैं, वो उनसे जो लोग हैं वो यही मुतालबा करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए। और पीने का पानी का मसला है, रोजगार का मसला है, ये बलूचिस्तान के छोटे छोटे जो मसले हैं, ये आज जो एक बड़ी मुश्किलात में लोग दो चार हैं, उनका ये कहना है कि इनको हल किया जाए। हुकूमत से भी उनकी ये डिमांड थी। मौजूदा हुकूमत जो आई है बरसर इक़्तिदार डॉक्टर मालिक साहब काम कर रहे हैं, लेकिन अब तक जो लोग कह रहे हैं कि उनके जो छोटे छोटे मसाइल है, रोजगार का मसला है। इरफान, बहुत शुक्रिया आपका। हासिल बजंजो साहब आपका बहुत शुक्रिया। शाहज़ैन बुगटी साहब आपका बहुत शुक्रिया। बड़ा अहम दिन कल बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान पंजाब और सिंध के लिए कि बलूचिस्तान में इतनी ख़राब सूरत हाल के बावजूद, अगर वहाँ पर तमाम मसाइल होने के बावजूद बल्दियाती इंतखाबात हो सकते हैं, तो फिर ये बड़े सूबे जहाँ सूरत हाल बहुत बेहतर है, यहाँ की जो क़यादत है वो क्यों बल्दियाती इंतखाबात कराने से गुरेज़ा हैं। नाज़रीन, यहाँ पर हम लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल की। एक किताब आई है, होराल्डो मनूज, जो अक़वाम मुत्तहिदा की तहकीकाती जो कमीशन था उसके मेंबर थे। उन्होंने अपनी किताब में ये लिखा है कि मुजरिमाना गफलत की गई मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हिफाजत के हवाले से, जिसकी वजह बनी उनका कत्ल। इस पर हम बात करेंगे कि और क्या क्या इंकशाफात किए हैं उन्होंने, और हमारे साथ होंगी पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी, लेकिन एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी जो 27 दिसंबर को रावलपिंडी में कातलों का निशाना बनी। बेदर्दी से उन्हें शहीद किया गया और उनकी जो
कत्ल की तहकीकात के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का कमीशन बनाया गया था। उनके नुमाइंदे होराल्डो मनूज ने अपनी किताब गेटिंग अवे विद द मर्डर में ये इंकशाफात किए कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जो कत्ल था वो बिल्कुल उस स्पेनिश एक ड्रामे की तरह था जो 17वीं सदी में जिसका हवाला दिया गया था कि जिसमें सारा शहर इकट्ठा हो गया था एक अपने कमांडर को मारने के लिए। उन्होंने अपनी किताब में ये लिखा है कि अलकायदा उनको मारना चाहती थी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इसको एग्जीक्यूट किया और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का कुछ हिस्सा जो था वो भी उनको रास्ते से हटाना चाहता था और मकामी पुलिस ने तमाम शवाहिद साफ करने के लिए बड़ी तेज़ी से काम किया और वहाँ से जो जिनसे ऐसे शवाहिद जिनसे उनके कातलों तक पहुँचा जा सकता था उनको डेलिब्रेटली जानबूझकर वहाँ से हटा दिया गया। सिर्फ 23 वहाँ से जो एविडेंस के पीस थे वो इकट्ठे किए गए, जबकि अगर स्कॉटलैंड यार्ड वहाँ पर होती तो हज़ारों ऐसे शवाहिद उठाए जा सकते थे जिनसे कातलों तक पहुंचा जा सकता था। ये भी लिखा है होराल्डो मनूज ने अपनी इस किताब में जो अगले हफ्ते अब आ जाएगी मार्केट में। उनका ये कहना था कि परवेज़ मुशर्रफ पर यह सियासी जिम्मेदारी है बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल की, क्योंकि उन्होंने अपनी उस साबिक वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी जानबूझकर फराहम नहीं की जिनको ये ख़तरा था कि उन पर हमला होगा, जिनको उनकी जान का ख़तरा था और ये पता था हुक्मरानों को कि बेनज़ीर भुट्टो जो दहशतगर्द हैं उनके निशाने पर हैं। किताब में ये भी कहा है कि ये सबसे एक मज़ाक़ खेज़ बात होगी अगर ये कोई सोचे कि आसिफ अली जरदारी इस कत्ल में मुलव्वस थे। बिल्कुल कतई तौर पर होराल्डो मनूज कहते हैं कि इस बात का कोई शवाहिद नहीं और ये बात बड़ी एक मज़ाक़ खेज़ है अगर कोई ये कहे कि आसिफ अली जरदारी इस कत्ल में मुलव्वस थे। लेकिन जो उनके सिक्योरिटी के जो इंचार्ज थे रहमान मलिक के हवाले से कहा गया है कि जिस वक्त उन्हें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ होना चाहिए था एक बुलेट प्रूफ गाड़ी में, वो जिस वक्त हमला किया गया मोहतरमा पर वो बिल्कुल वहाँ पर नहीं थे और उन्हें ये भी पता नहीं था कि वो कहाँ चले गए हैं। आज इस सारे मसले पर बात करेंगे। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम शर्मिला साहबा। जी वालेकुम अस्सलाम। शर्मिला साहबा, इसमें 2-3 बड़ी अहम बातें हैं, आपका इस पे कमेंट चाहेंगे कि होराल्डो मनूज ने यह लिखा है कि जो लोग पीपल्स पार्टी के उनकी सिक्योरिटी के जिम्मेदार थे वो मुकम्मल तौर पर फेल हुए और उस वक्त कहीं भी वो नज़दीक नहीं थे और पीपल्स पार्टी की जो बहुत सारे लोग हैं वो बजाय इसके कि कातलों तक पहुंचते वो इस किताब का सफ़ा पलटकर आगे की तरफ जाना चाहते हैं। देखिए, ये जो किताब इन्होंने लिखी है मुन्नस साहब ने और जो ये अगले हफ्ते रिलीज़ होने वाली है, ज़ाहिरी बात है कि जब पूरी किताब आएगी तो उसे मुकम्मल तबसरा हो सकेगा, लेकिन उसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है जो ऑलरेडी यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के अंदर, स्कॉटलैंड यार्ड की रिपोर्ट के अंदर सामने नहीं आई है। अगर आपको याद होगा तो 21 फरवरी 2012 में सिंध असम्बली पे रहमान मलिक ने एक प्रेजेंटेशन दी थी जिसमें बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा की शहादत के हवाले से किसने इसको एग्जीक्यूट किया, किसने इसको प्लान किया, मास्टर प्लान किया, कितने अक्यूज़ इस वक्त गिरफ्तार हैं, कितने मारे गए हैं, उन तमाम की पूरी एक ब्रीफिंग सिंध असम्बली को दी थी और उसके मेरे सामने ये पूरी एक बुकलेट की शक्ल में मौजूद है, अगर आप देख सकें। ये 21 फरवरी 2012 को सिंध असम्बली के सामने सिंध असम्बली की दरख्वास्त पर उन्होंने ये पेश की गई थी और इसमें तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो यूनाइटेड नेशंस के हवाले से जो फाइंडिंग्स हैं या वो तमाम चीज़ें जो जनरल मुशर्रफ की उस वक़्त एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स होने के बावजूद और बीबी साहिबा की बारहा उनसे एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की होने की हैसियत से उनसे जो सिक्योरिटी मांगी गई थी, जो उनकी जान को ख़तरा था, उसके हवाले से वो तमाम चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। देखिए, बात यह है कि जो इन्होंने अपनी किताब में कहा है वो यही है कि जनाब अलकायदा बीबी साहिबा को मारना चाहती थी और तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इसको एग्जीक्यूट किया। दिस इज़ एग्जैक्टली जो हमारी स्कॉटलैंड यार्ड की फाइंडिंग्स के अंदर है और ये भी एक हकीकत है जो वो अपनी किताब में बयान कर रहे हैं कि वो जो जाए वक़ुआ था जिस पे हज़ारों की तादाद में शवाहिद मिल सकते थे, जिससे शायद हम और ज़्यादा मुल्ज़मान की तरफ पहुंच सकते और बहुत पहले पहुंच जाते, लेकिन वो पूरा जाए वक़ुआ धो दिया गया। और जिस तरीके से लेकिन शर्मिला साहबा, मैं यही शर्मिला साहबा मेरा सवाल आपसे ये है कि होराल्डो ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के लीडरान जो हैं वो इस सफ़े को पलटना चाहते हैं, वो खुद भी कोई इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि उन लोगों को पकड़ा जाए जिन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल किया।
देखिए, मैं एक बड़ी बात आपको वाज़े तौर पे कह दूं कि ये जो एफआईआर जो लॉन्च हुई थी रावलपिंडी के अंदर, उसके अंदर जो अक्यूज़ थे मुशर्रफ साहब को अक्यूज़ किया गया था। और आपको जिस तरह मालूम होगा कि इस साल अगस्त के अंदर जनरल मुशर्रफ को बीबी साहिबा की शहादत के मुकदमे में इंडिक्ट भी किया गया है। तो आई थिंक कि जिस तरीके से हम उस तक पहुँचे हैं, जिस तरीके से अदालत ने उसको इंडिक्ट किया, उसके पीछे एक पूरी तारीख है, बहुत सारी मेहनत है, क्योंकि हम सर्कमस्टांशियल एविडेंस के ऊपर काम कर रहे थे। डायरेक्ट एविडेंस सारी की सारी जो है वो धो दी गई जाए वकुआ से। उसके अलावा बैतुल्ला महसूद भी इसमें नॉमिनेटेड हैं, लेकिन बैतुल्ला महसूद एक ड्रोन अटैक के अंदर मारे गए। फिर कुछ अक्यूज़ वो हैं जिनके हवाले से यहाँ पर नाम लिया गया है कि नादर खान है, एक्स स्टूडेंट ऑफ हक्कानी, इस किस्म के कुछ 6-7 अक्यूज़ हैं जो सर गिरफ्तार हैं। देखिए, बात ये है कि जो वो अपनी किताब में कह रहे हैं वो तो ये उस तरफ इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी बीबी साहिबा के कत्ल में मुलव्वस थी। और क्योंकि जनरल मुशर्रफ उस वक़्त ना सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे बल्कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी थे, हर चीज़ उनके हाथ में थी, पूरा पाकिस्तान उनके रिमोट कंट्रोल से चलता था। हर इंसान, हर शख्स यहाँ पर उनका ऑर्डर डायरेक्टली उनसे रिसीव करता था। तो बात शमीला साहबा, यही पॉइंट है जो हेराल्डो मनूज ने, ये कहना कि पीपल्स पार्टी के लोग कि पीपल्स पार्टी, मैं ये सिर्फ जानना चाहता हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पीपल्स पार्टी के जो लीडरान हैं वो भी खौफ का शिकार हैं, जिसकी वजह से वो कातलों तक पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहे? देखिए, जिस तरीके से हम मुल्ज़िमान तक पहुँचे और जिस तरीके से हम परवेज़ मुशर्रफ तक पहुँचे, उसमें बड़ी मेहनत लगी है, उसमें FIA की बड़ी मेहनत है, उसमें जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की बड़ी मेहनत है। जिस तरीके से उन्होंने कोऑपरेट किया, ख़ुद यूनाइटेड नेशंस को, स्कॉटलैंड यार्ड्स को यहाँ बुलाया। ये हुकूमत का फ़ैसला था। 2008 में स्कॉटलैंड यार्ड यहाँ पर आई, उन्होंने रिपोर्ट फर्निश की, उनको असिस्ट किया गया, उनको फैसिलिटेट किया गया। लेकिन ये तो एक बात पासिंग ऑन द बक कि जनाब रहमान मलिक वहाँ मौजूद नहीं थे या बैकअप गाड़ी वहाँ पर मौजूद नहीं थी। बात यह है कि जब बीबी साहिबा लियाकत बाग बहुत शुक्रिया शमीला साहबा, बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है लेकिन मेरे पास वक्त की कमी है। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता हेराल्डो मनूज की किताब में, जिसमें उनका ये कहना था कि उनकी भी सिक्योरिटी को बीफ अप किया गया था, क्योंकि ये कहा गया था कि बेनज़ीर, मोहतरमा बेनज़ीर को कत्ल करने वाले बहुत ज़्यादा ताकतवर लोग हैं और शायद यही एक डर हो सकता है जिसकी वजह से अभी तक उनके कातलों तक पहुंचने की कोई संजीदा कोशिश नज़र नहीं आती। नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद मिसिंग पर्सन के हवाले से हम बात करेंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद से और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या फिनोमेना है। अगर इदारों की कस्टडी में कुछ लोग हैं तो अदालत में पेश करने से क्या प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन ये सब एक ब्रेक के बाद। मिसिंग पर्सन का मामला अदालत और एग्जेक्टिव के दरमियान एक मसला बन गया है, जिसकी वजह से जब भी इस मुकदमे की समाअत होती है अदालत की जानिब से इंतहाई सख्त रिमार्क्स आते हैं, क्योंकि मामला उन इंसानों का है जो गुमशुदा हैं और उनकी जो फैमिलीज़ हैं वो परेशान हैं। सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा बार बार खटखटाती हैं लेकिन हुकूमत की जानिब से जवाब मुनासिब नहीं मिलता था, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे जो इदारे हैं उनकी कारकर्दगी के हवाले से भी सवालात उठते थे। आज ये बताया गया अदालत को कि जो 35 मिसिंग पर्सन हैं उनमें से 12 का पता लगा लिया गया है, 2 उनमें से मर चुके हैं, 2 गिरफ्तार हैं, बाकी 8 जो हैं वो आज़ाद हैं। और साथ ये भी कहा गया कि कल 7 अफराद को पेश किया जाएगा और जो वजारत दिफा है वो कोशिश कर रही है कि बाकी जो लोग हैं उनके बारे में पता लगाया जा सके। लेकिन चीफ जस्टिस साहब का ये कहना था कि ये मत समझें कि मामला ख़त्म हो गया है, ये मत समझें खेल ख़त्म हो गया है, आपको वो जो अफराद हैं उनके हवाले से सारी मालूमात कोर्ट को फ्राहम करनी होगी। आज इस हवाले से हम ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद से गुफ्तगू करेंगे, सिक्योरिटी एनालिस्ट से। उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर कस्टडी में हैं लोग इदारों की तो उनको बताने में क्या हर्ज है, क्योंकि इससे यकीनन जो रिमार्क्स आते हैं उससे बहुत सारे सवालिया निशान उठते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब फारूक साहब। जी वालेकुम सलाम सर। फारूक साहब, ये बयान कीजिएगा कि आज खासी पेशरफ्त हुई, कुछ लोगों के बारे में पता भी चला, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये बहुत अरसे से ये मामला, ये सिलसिला जारी है और उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो अदालतों में पेश भी नहीं होते। और ये क्या ये सारा मामला है कि एक दफ़ा कहा जाता है कि कुछ पता नहीं, जब अदालत की जानिब से बड़े सख्त रिमार्क्स आ जाते हैं तो फिर अगली पेशी पर चंद लोगों का पता चल जाता है। ये क्या है ये सारा खेल?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया समी साहब। देखिए, बात यह है कि ये जो मिसिंग पर्सन वाला फिनोमेना है, इशू है, ये इसमें कोई शक नहीं कि ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट चैप्टर है पाकिस्तान की तारीख का, और इसका ये एक डायरेक्ट बेयरिंग है इस केस पे जो वॉर ऑन टेरर है, जो पिछले 10 साल जिसमें हम इन्वॉल्व हैं, और बाकी ऐसे ममालिक दुनिया में जहाँ पे इंसर्जेंसीज होती हैं या स्टेट ऑफ वॉर में ममालिक होते हैं, तो वहाँ पे भी इस किस्म की सूरत हाल पैदा हो जाती है। और मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कंसर्न और जो कुछ वो कह रहे हैं वो लीगली टेक्निकली बिल्कुल सही है, और हमें सुप्रीम कोर्ट के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, मैं ये कहूँगा कि देखिए, डिफेंस मिनिस्टर साहब ने जो आज स्टेटमेंट दी है उससे दो बातें तो बड़ी क्लियर होगी। पहला तो ये कि ये जो इंटर्नमेंट सेंटर्स, मैं भी समझता था कि शायद ये फौज ISI चला रही है, ये तो बात क्लियर होगी कि ये इंटर्नमेंट सेंटर जो है ये तो जो होम मिनिस्ट्री के जो प्रेजेंट डिपार्टमेंट्स हैं ये वो चला रहे हैं, और ये दे नॉट अंडर कमांड द आर्मी, ISI या किसी और मिलिट्री इदारे। वो अलग बात है कि वहां पे जो लोग अंडर डिटेंशन अगर हैं तो जारी बात उनकी इंटरोगेशन भी होती है, चाहे वो सिविल एजेंसीज करें, चाहे पुलिस की स्पेशल ब्रांच करें, चाहे वो आर्मी की एजेंसीज करें। एक तो बात ये। दूसरा, मैं ये समझता हूं कि देखें, आज तक ये मसला इसलिए प्रॉब्लम में रहा कि हम इस साल की शुरू में हमने जब जनरल कियानी साहब से मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि हम 2-3 साल से हम हुकूमत पाकिस्तान पे प्रेशर डाल रहे हैं कि खुदारा आप अपने जो एंटी टेररिज्म लॉज हैं उनको स्ट्रेंथन करें, उनमें वो क्लॉजेज लेके आए, प्रोविजन लेके आए, जिससे ये मिसिंग पर्सन के फिनोमेना को ख़त्म किया जाए जो उभर रहा है, और जो दहशतगर्द या वो दहशतगर्द जिनको सपोर्ट किया जा रहा है, जिन लोगों के उनके साथ लिंक्स हैं, और अगर उनको अरेस्ट किया जाता है इंटरोगेशन के लिए फॉर लॉन्ग पीरियड, तो उन लोगों को कोर्ट्स में पेश किया जाए, उनके स्पीडी ट्रायल्स हो, उनकी कन्विक्शन हो, और ये ना हो कि वो उनको अगर छोड़ दिया जाए तो वो फिर दोबारा दहशतगर्दी के प्रोसेस को शुरू करेंगे। तो ये तो मैं समझता हूँ जो एंटी टेररिज्म लॉज की अमेंडमेंट हुई है या रिसेंटली प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस जो आया है, मैं समझता हूँ ये भी इसका क्रेडिट बेशक पार्लियामेंट और पॉलिटिकल गवर्नमेंट को है, लेकिन इसमें फौज का भी बड़ा रोल है कि उन्होंने इंसिस्ट किया कि आप लॉज को स्ट्रेंथन करें। अब मैं ये समझता हूँ लॉज तो स्ट्रेंथन हो गए, अब अगला काम ये है कि जहां कहीं भी मिसिंग पर्सन किसी भी डिटेंशन सेंटर में है, मैं समझता हूँ उनको बाहर लाना चाहिए, और उनको आइन और कानून के मुताबिक जो अब ले लॉज हैं उनके मुताबिक उनके ट्रायल होना चाहिए। और दूसरी बात समी साहब ये है कि चाहे बलूचिस्तान हो चाहे KPK फाटा हो, मैं ये समझता हूं कि मिसिंग पर्सन की भी 2-3 कैटेगरीज हैं। कुछ तो वो लोग हैं जो कि यकीनन ये इंटेलिजेंस एजेंसी के पास है डिटेंशन इंटरोगेशन के लिए जरूर है होंगे। दूसरे ऐसे लोग भी हैं जो कि बलूचिस्तान के हवाले से दे आर इन ट्रेनिंग कैंप्स इन बलूचिस्तान। ऐसे सैकड़ों लोग होंगे जो पहाड़ों में मिलिटेंट्स के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, और जारी बात है वो मिसिंग कैटेगरी में आते हैं। इसी तरह KPK फाटा में भी जिस तरह आज स्टेटमेंट आई डिफेंस मिनिस्टर साहब की कि जनाब काफी लोग जो है जो भी अवेलेबल नहीं हो रहे, गालिबन दे हैव क्रॉस द बॉर्डर, दे आर इन अफगानिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक हमीद साहब, जो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल अब क्योंकि कवानीन बन गए हैं तो इसलिए इस बात का बड़ा कभी इम्कान है कि ये मिसिंग पर्सन का फिनोमेना खत्म हो जाएगा। अब चलते हैं एक और अहम मामले की जानिब। KPK में जो वजीर सेहत हैं शौकत ज़ई साहब, उनका ये कहना है कि अगर वो हॉस्पिटल, वो प्राइवेट सेंटर्स, मेडिकल सेंटर्स जो डॉक्टर को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे उन्हें बंद कर दिया जाएगा। वो इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे कि वहाँ पे लेडी रीडिंग हॉस्पिटल के डॉक्टर अमजद तकवीम को अगवा किया गया, डॉक्टर्स ने स्ट्राइक की हुई है और उनका कहना है कि डॉक्टर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। लेकिन ये बयान दिया वजीर सेहत ने कि डिप्टी कमिश्नर्स को हदायत की जाएगी कि वो उन मेडिकल सेंटर्स को बंद कर दें जो डॉक्टर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड ना करें। लेकिन ये मामला जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का मामला है, पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि ये तो रियासत की जिम्मेदारी है, लेकिन यहाँ वजीर सेहत ये कह रहे हैं कि ये प्राइवेट मेडिकल सेंटर्स का मामला है कि वो प्रोवाइड करेंगे सिक्योरिटी। इस वक्त हमारे साथ हैं शौकत यूसुफ ज़ई साहब, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं कि ये मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम जनाब शौकत साहब। जी वालेकुम सलाम। शौकत ज़ई साहब, ये बयान कीजिएगा कि ये जो आपने कहा कि जो प्राइवेट सेंटर्स, मेडिकल सेंटर्स डॉक्टर को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे उन्हें बंद कर दिया जाएगा, तो ये तो जो हुकूमत है, रियासत है, उसकी जिम्मेदारी नहीं है लोगों की प्रोटेक्शन उनको फराहम करना? देखें जी, ये बड़े गलत तरीके से इसको पोर्ट्रेट किया जा रहा है। मैंने कभी इस तरह नहीं कहा। इस तरह हुआ था कि डॉक्टर साहिबान जो है उनकी तंजीम मिली थी होम सेक्रेटरी के साथ, IGP के साथ, और उनसे कहा था कि चूंकि हम
रास्ते में जाते हैं घर तक और फिर घर में रहते हैं, तो आप हमें इस तरह करें कि असला लाइसेंस तो कम से कम दे दें कि हम अपने घर में अपने वो कर सकें। जाहिर है पूरे कैपी में पेशावर में जो है 6000 पुलिस है। अब ये कि हर डॉक्टर को देना या हर ताजर को देना यार वो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। लेकिन हमने ये इनके साथ वो कमिटमेंट की कि आपके जितने भी डबगरी गार्डन सेंटर है, आपका प्राइवेट क्लिनिक सा, वो पुलिस जो है ना उसको पीक आवर में जो है ना उसको पूरा कवर करेगी और कपड़ों में भी होंगे और ये भी होगा। और साथ हॉस्पिटल्स के अंदर हम अपनी जो है ना प्राइवेट सिक्योरिटी जो हमारे सरकारी हॉस्पिटल हैं उनकी प्राइवेट सिक्योरिटी भी वो हायर करेंगे और साथ पुलिस भी होगी। एक डीएसपी जो है ना उसकी निगरानी में ये सारे काम करेंगे। ये हमने अनाउंस किया था, तो उन्होंने कहा डॉक्टरों ने अपनी तकरीर में कि ये जो प्राइवेट सेंटर बने ये एक चौकीदार रखते हैं, तो कम से कम इन पे भी जोर दें कि ये भी जो है ना कम से कम अगर इतने बड़े बड़े सेंटर बनाते हैं तो 2-3-4 सिक्योरिटी वाले भी रखें। तो मैंने कहा मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ, ये होना चाहिए। अगर ये इतने बड़े बड़े सेंटर बनाते हैं तो 2-3-4 सिक्योरिटी रख दे, और लेकिन पुलिस आपके साथ होगी, पीक आवर में हम आपके वो करेंगे। ये मैंने इस तरह स्टेटमेंट दिया था। अब मुझे नहीं पता है कि किस तरह उसको किया जा रहा है। शौकत ज़ई साहब, अभी आपने खासा सूरत हाल को क्लियर किया, क्योंकि जो स्टेटमेंट पहले आई है उसमें यह कहा गया था कि डिप्टी कमिश्नर से कहा जाएगा कि उन सेंटर्स को बंद कर दिया जाए। लेकिन अगर वॉलंटियरली आपने कोई तजवीज़ पेश की है और अगर उसको मेडिकल सेंटर्स मानते हैं वॉलंटियरली, तो वो तो एक बिल्कुल अलहदा बात है। बिल्कुल सर, मैंने इसी तरह ये चूंकि डॉक्टर्स की तरफ से मुतालबा आया है कि जी हम सेंटरों प्राइवेट सेंटरों में काम करते हैं वहाँ जो है ना, तो मैंने कहा बिल्कुल हम तो आपको देंगे जो भी हमारे मतलब बस में होगा। और ये मैंने उनसे कहा था कि जो पीक आवर होते हैं आपके, जो शाम 5 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक, ये पूरा जो डबगरी गार्डन सेंटर है आपका वो हम कार्डन करेंगे और उसमें सिविल कपड़ों में भी लोग होंगे। और ये उसके लिए क्विक रिस्पांस फोर्स को भी हमने कहा है कि वो भी वहाँ होगी। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफज़ई साहब, बहुत शुक्रिया सूरत हाल की वजाहत की। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने ये कतई तौर पर नहीं कहा कि वो ज़बरदस्ती मेडिकल सेंटर्स बंद कराएंगे। एक तजवीज़ दी है वॉलंटरली कि मेडिकल सेंटर्स भी डॉक्टर्स को प्रोटेक्शन फ्राहम करें। इस बात को माना कि यह रियासत की जिम्मेदारी है और ये कहा कि वो पुलिस को साथ लगाएंगे पीक आवर्स में सरकारी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की प्रोटेक्शन के लिए, उनको सिक्योरिटी फ्राहम करने के लिए। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, इस हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम। सोमवार को फिर आपसे मुलाकात होगी टॉप स्टोरी में नई खबरों और एनालिसिस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।